सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 63 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का अधिनियम। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत भारतीय में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान संवैधानिक विकास क्रम की यात्रा के रूप में हम एक और अधिनियम पर बात करने जा रहे हैं, एक और संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया पर बात करने जा रहे हैं। उस संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को हम मॉर्लो मिंटो सुधार या 1909 ईस्वी के अधिनियम के नाम से जानते हैं। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की, फिर हमारी बात होगी कि 1909 ईस्वी के अधिनियम को, जिसे मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, आखिरकार इस अधिनियम को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्मित हो गई थी जिसके कारण से ये संवैधानिक सुधार की इस प्रावधान को लाने की आवश्यकता पड़ी। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि 1909 ईस्वी के अधिनियम के मुख्य प्रावधान या बिंदु क्या थे, या किस प्रकार के 1909 के अधिनियम में अलग कुछ करने की कोशिश की गई या कहीं केवल पुरानी बातों की ही पुनरावृत्ति थी इस अधिनियम में भी, इस विधेयक में भी, या सिर्फ एक लीपापोती करने का प्रयास था। इसको भी हम आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत विस्तार से जांचने और परखने का प्रयास करेंगे। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि भारतीयों की इस अधिनियम के प्रति है वो क्या प्रतिक्रिया रहती है, भारतीय इस अधिनियम को किस प्रकार से देखते हैं, और पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम ओवरऑल इस अधिनियम को किस रूप में देख सकते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार की मंशा के अनुरूप ये लागू किया गया था या भारतीयों की मंशा के अनुरूप था, या इसने भारतीय राजनीति में कोई दीर्घकालिक प्रभाव छोड़े जिनका बाद में आने वाले समय में किस प्रकार का प्रभाव महसूस किया गया। इन सब बातों की पड़ताल हम अपने पांचवें बिंदु के अंतर्गत करेंगे। छठे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी कि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर, कि इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत एक एक बिंदुओं के माध्यम से एक एक चीज को पूरी स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस व्याख्यान का शीर्षक है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, कि मॉर्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का अधिनियम। अगर मैं बात करूं कि इस अधिनियम की पृष्ठभूमि यानी मॉर्लो मिंटो सुधार को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बैकग्राउंड में कौन सी चीज काम कर रही थी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान क्रमांक 62 में, जिसमें हम 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, और इंडियन काउंसिल एक्ट भी एक प्रकार से भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का उबार हो रहा था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के द्वारा अपने कुछ संवैधानिक अधिकारों की मांग की जा रही थी। उसी के फलस्वरूप 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट है वो लाया गया। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट है वो भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन ने, औपनिवेशिक प्रशासन ने सिर्फ भारत के जो कुछ मध्यम वर्ग के जो राष्ट्रवादी लोग थे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग थे, जो अपने लिए विधायी परिषदों में स्थानों की मांग कर रहे थे, प्रशासन को भारतीयों के अनुकूल बनाने की मांग कर रहे थे, ऐसा उन्होंने वास्तविक अर्थों में कुछ भी नहीं किया और 1892 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से एक लीपापोती करने का प्रयास किया। क्योंकि विधायी परिषद जो 1861 ईस्वी के अधिनियम में भी नाममात्र की संस्थाएं थी, वो अभी भी नाममात्र की संस्थाएं बनी रही। सरकार के ऊपर के स्वरूप और संगठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ना तो वायसराय की कार्यकारिणी में किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, ना विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या का बहुमत रखा गया। पहली बात तो निर्वाचित सदस्य नहीं होते थे, वो एक नॉमिनेट ही सदस्य होते थे, और वो येन केन प्रकारेण है वो ब्रिटिश शासन की नीतियों का ही समर्थन करने वाले थे। लेकिन 1892 ईस्वी के अधिनियम ने जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश दी भारतीय राष्ट्रवादियों को भारत की राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने की, वैसा उन्होंने कुछ कार्य किया। तो 1892 ईस्वी के एक्ट से उत्पन्न असंतोष है, उस असंतोष को दूर करने के कारण के रूप में भी हमें 1909 ईस्वी के मॉर्लो मिंटो सुधार को देखा जाना चाहिए। और अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1893 से 1909 ईस्वी तक भारत के राजनीतिक जैसे कि पटल पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी, जिसके कारण से एक नए प्रकार के संवैधानिक सुधारों के माध्यम से एक प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत को यह लगने लगा कि एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, भारतीयों को संतुष्ट करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम इस प्रकार से जो इस तरह की 1893 से 1909 ईस्वी के दौरान जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसके आधार पर लंबे समय तक हम भारतीयों को एक इस तरह से कि उनकी मांगों को हम अनसुना कर दें, उनको किसी भी प्रकार की बात कहने का अधिकार नहीं हो। हम कम से कम अगर वास्तविक अर्थों में कोई सुधार नहीं करें तो कम से कम हम सुधार करते हुए दिखने चाहिए। इसी मंशा से प्रेरित होकर के
1909 ईस्वी के मोरलोमेंटो सुधार, जिसे 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं, उसको लाया गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 1893 से 1909 ईस्वी तक भारत के राजनीतिक पटल पर आखिरकार कौन कौन सी ऐसी घटनाक्रम हुआ, या कौन कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने 1909 ईस्वी के सुधार अधिनियम को लाने की अनिवार्यता उत्पन्न कर दी। भले ही यह अधिनियम ब्रिटिश शासन अपनी अनिच्छा से लाया हो, ये उसके कोई मंशा नहीं थी भारतीयों को प्रशासन में पार्टिसिपेशन करवाने की, भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने की, लेकिन फिर भी उसने ये 1909 ईस्वी का अधिनियम लेकर के आना पड़ा। तो इसके पीछे के हम राजनीतिक घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम ये देखें कि 1893 से और 1909 ईस्वी तक की राजनीतिक गतिविधियां क्या करी, किया वो किस प्रकार की रही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब 1892 के अगर फिगर की बात करें जो सरकारी आंकड़ों से उस समय दिए गए हैं, तो जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो भारतीय लोग थे, यानी जो मैट्रिक हाई स्कूल पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी वो 1286 थी। लेकिन 1286 थी, लेकिन 1908 ईस्वी तक जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अगर हाई स्कूल उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की बात करूं तो उनकी संख्या करीब 8000 से ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपने आप में एक फिगर था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके ये पाश्चात्य साहित्य को भी पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं। इन लोगों में विचार के स्तर पर एकरूपता बन रही है, भाषाई स्तर पर इनके संवाद में एकरूपता स्थापित हो रही है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भाषा के भाषाई वर्ग के जो जितने भी विद्यार्थी लोग थे उन्होंने एक ही धरातल पर सोचना प्रारंभ किया और उनको लगा कि जिस तरह के पाश्चात्य में लोकतंत्र है, मानव अधिकार है, समानता जैसे मूल्यों को तरजीह दी जा रही है, प्रशासन में वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुरूप चलाया जा रहा है, भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ने एक प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत पर धीरे धीरे एक प्रभाव डालना प्रारंभ किया, ब्रिटिश हुकूमत पर एक दबाव बनाना शुरू किया कि हमें भी उस प्रकार के राइट चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो। अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम आपको कोई टैक्सेशन नहीं देंगे। तो ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या में वृद्धि से भी एक प्रकार का ऐसा राजनीतिक वातावरण बन गया कि अब शिक्षित मध्यम वर्ग की संख्या में तेजी से उभार हुआ और इस शिक्षित मध्यम वर्ग ये चाह रहा था कि कुछ बुनियादी मानवीय अधिकार है या विधायी परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और वो प्रतिनिधित्व सिर्फ चहेते या प्रतिक्रियावादी जमींदार वर्ग या देसी रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधियों के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो प्रतिनिधित्व मिले विधान परिषदों में वो भारत के लोगों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों को चुना जाए, ताकि वो भारत के संदर्भ में अपने हक की आवाज़ जाकर के वहाँ पर उठा सके। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या में वृद्धि ने एक इस प्रकार का वातावरण पैदा किया, ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव डाला, और ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वर्ग ही था जिसने बाद में स्वशासन की मांग उठाई, जिसने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन किया, जिसने स्वदेशी भावना से प्रेरित होकर के अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। और उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि 1906 ईस्वी में स्वदेशी शिक्षा से संबंधित कई संस्थान भी खोले गए। इसके अलावा अगर हम इसी समय के देखें तो इस समय एक प्रतिक्रियावादी वायसराय भी बनकर के आते हैं जो बिल्कुल जातीय अहंकार में डूबे हुए थे और भारत की राष्ट्रवादी मांगों को वो कोई तवज्जो देना नहीं चाहते थे। वो हर हालत में अपनी दमनकारी, अपनी प्रतिक्रियावादी नीति और केंद्रीकरण की नीति को सख्ती से लागू करना चाहते थे। वो वायसराय और कोई नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो थे लॉर्ड कर्जन, जो 1898 ईस्वी में भारत के वायसराय बनकर के आते हैं। 1905 ईस्वी तक वो भारत के वायसराय रहते हैं। लॉर्ड कर्जन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा अंग्रेज ऑफिसर था जो अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों के लिए जाना जाता था। तो लॉर्ड कर्जन के समय के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम है और रेलवे कमीशन है, बंगाल का विभाजन उनके द्वारा किया गया। और उन्होंने ये प्रयास किया लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड कर्जन का तो उद्देश्य यही था कि वो जो भारतीय राष्ट्रवादी की प्रतीक के रूप में जो एक राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तेजी से उभार हो रहा था, वो लॉर्ड कर्जन की ये मंशा थी कि लॉर्ड कर्जन खुद भी कहा करते थे कि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए, कांग्रेस
को एक तरह से अपमानित महसूस कराने के लिए, और उन्होंने कहा भी था कि मेरी ये इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसकी अर्थी को कांधा दूं, यानी कांग्रेस संगठन को मैं पूरी तरह से दफन होते हुए देखना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनकी भले ही वो मांग है वो न्याय संगत हो, उन्होंने किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया। तो इस समय में जो लॉर्ड कर्जन की नीति है, उन्होंने एक प्रतिक्रियावाद का वातावरण उत्पन्न किया और भारतीयों को यह लगने लगा कि ब्रिटिश शासन जो अपनी नैतिकता के दावे की बात करती है कि भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए वो कार्य कर रही है, और जो कांग्रेस के उदारवादी धड़े के लोग थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखला, दिनेश वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कृष्ण कुमार बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे, जिनको ये आशा थी कि भारत में ब्रिटिश शासन लंबे समय तक बने रहना चाहिए, बस हमें प्रशासन में भागीदारी बना लिया जाए या हमें विधान परिषदों में उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन की नीतियों को देखा गया, लॉर्ड कर्जन ने जिस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद में फूट डालने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित करने के लिए जिस तरह से वो बंगाल विभाजन की योजना लेकर के आए, हालांकि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर अगर हम उसका विश्लेषण किया और सूक्ष्म तरीके से देखा तो लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां हैं वो भयानक रूप ले रही थी। और लॉर्ड कर्जन भारतीय राष्ट्रवाद के गढ़ को तोड़ना चाहते थे। हिंदू मुसलमानों के बीच की जो एकता, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए भारत में एक प्रकार से चुनौती के रूप में पेश हो रही थी, उस एकता को विखंडित करने का ये प्रयास, एक कुत्सित चाल थी, वो लॉर्ड कर्जन की थी। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने काफ़ी कुछ है वो पैदा किया, और लॉर्ड कर्जन की ही नीतियाँ थी जिसने ब्रिटिश शासन के नैतिकता के दावे को पूरी तरह से उजागर कर दिया कि ब्रिटिश शासन सिर्फ और सिर्फ अपनी दमनकारी सत्ता को बनाए रखना चाहती है, भारतीयों को किसी भी प्रकार के कोई राइट है वो देना नहीं चाहते। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने काफ़ी कुछ स्थिति को बिगाड़ दिया, और ब्रिटिश शासन को लॉर्ड कर्जन की नीतियों को एक तरह से बचाए रखने में काफ़ी कुछ खर्च करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होती है, और वो लॉर्ड कर्जन की एक तरह से विभाजनकारी नीतियों से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1903 में, और बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में इसके एक व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। और ये स्वदेशी आंदोलन ही था जहाँ पर एक तरह से कांग्रेस के दोनों धड़े यानी नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों धड़ों में मतभेद भी उजागर होते हैं, और मतभेद इस बात को लेकर के होते हैं कि क्या स्वदेशी आंदोलन का दायरा सिर्फ जो प्रभावित प्रांत है, प्रभावित प्रांत का मतलब सिर्फ बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल ही प्रभावित हुआ था, तो बंगाल तक सीमित रखा जाए। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो बहिष्कार है, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा के जो इस मुद्दे को देशव्यापी न बनाया जाए, क्योंकि गर्मपंथी ये चाहते थे कि इसको देशव्यापी बनाया जाना चाहिए, नरमपंथी चाहते थे कि इसको देशव्यापी नहीं बनाया जाना चाहिए। तो बंग बंग के गट्टा और स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष का वातावरण उत्पन्न किया, लेकिन असंतोष के वातावरण के साथ साथ कांग्रेस का जो नरमपंथी जो धड़ा था, जो शुरुआत से ब्रिटिश शासन को एक दैवीय वरदान के रूप में मानता आया था, उसकी नीतियों पर, उसकी रणनीतियों पर, उसकी याचिका, निवेदन, प्रार्थना पत्र, आवेदनबाजी की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और गर्मपंथियों का प्रभाव है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो बंग बंग की घंटा और स्वदेशी आंदोलन ने भी काफ़ी कुछ वातावरण है उसमें, एक मैं कहूँ कि एक तरह से डिस्टर्बेंस की स्थिति पैदा कर दी। भारतीयों की एक राष्ट्रवादी मांग का तेजी से उबार हो रहा था, और ये भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रवादी मांग ब्रिटिश शासन के लिए खतरे की घंटी के समान थी। इस समय जब इस तरह का घटनाक्रम हो गया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थिति काफ़ी खराब कर दी गई, बंगाल विभाजन हुआ, भारतीय लोग झुकने को तैयार नहीं थे, कुछ क्रांतिकारी घटनाओं का भी जन्म हुआ। तो इसी समय ब्रिटिश हुकूमत ने धीरे धीरे, क्योंकि बंगाल विभाजन का उनका टारगेट था कि सांप्रदायिकता का बीजारोपण करना, मुसलमानों को मुसलमानों के लिए ये साबित करना कि मुसलमानों के राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक ये हित हैं वो हिंदुओं से अलग हैं। इसलिए मुसलमानों को उन्होंने साधने का प्रयास किया ब्रिटिश हुकूमत ने, और ब्रिटिश हुकूमत के साधने का ही प्रयास ये था कि अक्टूबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, समर्थन था, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश हुकूमत का था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग है जैसे एक संगठन है, वो मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, और ब्रिटिश शासन अगर भविष्य में कोई भी संवैधानिक और वैधानिक कोई कदम लेकर के आती है भारत में प्रगतिशील कदमों के रूप में, तो उसमें मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और मुस्लिम लीग को उन्होंने एक तरह से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मान लिया। और ऐसा इसलिए ज़रूरी था कि कांग्रेस के द्वारा जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ
जो राष्ट्रवाद की जो नींव रखी जा रही थी, ब्रिटिश हुकूमत के नैतिकता के दावे को तार तार किया जा रहा था, उस कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठन को जन्म देना, मुस्लिम लीग जैसे सांप्रदायिक संगठन को एक्स्ट्रा प्रोत्साहन देना जरूरी हो गया था ब्रिटिश हुकूमत का। तो मुस्लिम लीग का भी उद्देश्य यही था, और मुस्लिम लीग में ज्यादातर लोग वो थे शुरुआत में जो अलीगढ़ जो मूवमेंट हुआ था सर सैयद अहमद खान का, उससे जुड़े हुए कुछ युवा कार्यकर्ता थे, और उस अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ मुस्लिम नेता थे, संभ्रांत वर्ग के लोग थे, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ हमेशा भेदभाव किया जा रहा है और मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से न देखा जाए बल्कि उनके राजनीतिक महत्व के आधार पर देखा जाएंगे। राजनीतिक महत्व का तात्पर्य यह था कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से ही लंबे समय तक भारत में मुसलमानों की सत्ता रही, मुसलमानों का शासक वर्ग रहा, और मुस्लिम शासक वर्ग को अपदस्थ करके ही ब्रिटिश अंग्रेजों ने भारत में सत्ता स्थापित की। इसलिए मुसलमान अपने आप में, मुसलमान जो आबादी है वो अपने आप में एक क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इनका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए हिंदुओं की बनिस्बत। तो इस तरह की बातें हो गई, जिसके कारण से मुस्लिम लीग वो संगठन था जहां पर ब्रिटिश हुकूमत है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैलेंस कर सकती थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बैलेंस करने के लिए मुस्लिम लीग को एक्स्ट्रा प्रोत्साहन है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिया गया। इसी समय क्या होता है कि जब हमने देखा कि बंग की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1905 में करजन के स्थान पर ही एक प्रतिक्रियावादी थे, कंजर्वेटिव जैसे कि सोच वाले मिंटो है, वो भारत के वायसराय बना दिए जाते हैं। और लेकिन 1905 का खत्म होते होते ब्रिटेन में सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, और कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लिबरल पार्टी है वो सत्ता में आती है, और लिबरल दल सत्ता में आता है। जो भारत के प्रति लिबरल दल को यह माना जाता था कि वो लोगों की एक संवैधानिक मांगों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और भारतीय राष्ट्रवादियों को भी लगा कि अब लिबरल दल सत्ता में आ गया है तो शायद भारतीयों की स्वशासन संबंधी मांग को कुछ प्रोत्साहन है वो मिलेगा। और इसी समय इस लिबरल के दल के द्वारा लिबरल सोच रखने वाले लॉर्ड जैसे कि मोरले को भारत का सचिव बना दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि कांग्रेस की ओर से इसी काल में स्वशासन की मांग उठाई, सबसे पहले 1904 में दादा भाई नेहरू जी ने कहा कि भारत को, भारतीय लोगों को स्वशासन मिलना चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन से, बनारस कांग्रेस के अधिवेशन से 1905 से गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि भारत को भी उनकी तरह का स्वशासन चाहिए और भारत के लोगों को स्वशासन मांग से वंचित नहीं किया जा सकता। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने तो स्वशासन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य ही घोषित कर दिया। अब यह था कि भारत के लोग हैं वो ब्रिटिश शासन से पूरी तरह संबंध विच्छेद करना नहीं चाहते, लेकिन भारत को अपना शासन अपने हिसाब से करने का कुछ राइट है वो दिया जाना चाहिए। और ब्रिटिश हुकूमत से हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे, हम ब्रिटिश हुकूमत से सिर्फ वही चीज मांग रहे हैं जो उन्होंने अपने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उपनिवेशों को प्रदान कर रखे हैं। तो हमें भी स्वशासन की मांग चाहिए। आयरलैंड में भी इन लोगों ने दे रखा है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है, हमारे जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारतीयों के स्वशासन की मांग है उसको ब्रिटिश हुकूमत तुरंत प्रभाव से है वो स्वीकार करें। लेकिन इन सब घटनाक्रमों के बीच एक जो भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से बिल्कुल नकारात्मक घटना होती है वो है कांग्रेस का विभाजन। सूरत में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इसकी विस्तार से बात भी की है। एक्चुअल में जो बंगाल विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन को किस सीमा तक बढ़ाया जाए, किस प्रकार की रणनीति के साथ लागू किया जाए, इसको लेकर के कांग्रेस के अलग अलग विचारधारा वाले, कांग्रेस में जैसे कि नरमपंथी विचारधारा वाले थे, गरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे। तो नरमपंथियों की रणनीति समय के साथ अप्रासंगिक होती जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत एक के बाद एक दमनकारी और प्रतिक्रियावादी चीजें लेकर के आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो नरम दल की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि ब्रिटिश हुकूमत पर आवेदनबाजी, ज्ञापनबाजी, भाषणबाजी या भिक्षावृत्ति की नीति से कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस ब्रिटिश हुकूमत को दबाने के लिए, इससे अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ आक्रामक कार्रवाई करनी होगी, और ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति थे वो गरमपंथी थे। लेकिन नरमपंथियों के उस समय जो नेतृत्व था वो फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले के पास था, और गरमपंथ का लाल बाल पाल के पास था। नरमपंथियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के लक्ष्य उनके उद्देश्यों से परिचालित हो रहे थे, जिसका परिणाम यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो विभाजित हो जाती है। तो इस तरह का काफी कुछ घटनाक्रम है वो घट जाता है। लेकिन इन सभी चीजों पर बारीकी से नजर रखे हुए थे ब्रिटिश हुकूमत। तो उनको ये लगा कि जिस तरह से लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां है या बंगाल कांग्रेस का विभाजन हो गया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने कहा
कि कांग्रेस का जो ये विभाजन हुआ है हमें इसको स्थायी बनाना है, और हमें नरमपंथियों को कहना है कि भाई आप जो कह रहे हैं आपकी मांग सही है, और आपकी बातों को सुनते हुए हम कुछ आपको संवैधानिक सुधार या कुछ वैधानिक प्रतिक्रिया में आपको शामिल करने के लिए हम तत्पर हैं। अगर ब्रिटिश हुकूमत ऐसा करती है तो ये नरमपंथियों की सोच की जीत होगी, और एक तरह से गर्मपंथियों पर लगाम लगेगी, और गर्मपंथियों को हमेशा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूर किया जा सके। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की मुख्य चिंता गर्मपंथियों की जो आक्रामक राष्ट्रवादी की रणनीति थी उसको लेकर के थी, और इसके अलावा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ तो अलग प्रकार का गेम खेल रहे थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग के नेताओं को प्रोत्साहन दे रही थी कि वो मुसलमानों के लिए ज्यादा रियायतें मांगे, और उनकी रियायतों को उचित स्थान है वो दिया जाएगा। तो लॉर्ड मॉर्ले जो भारत के सचिव बनाए गए, उन्होंने इसी संतुलन को साधने का प्रयास किया, और लॉर्ड मिंटो के साथ उनका काफी पत्राचार हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह का वातावरण है, हम चूंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समक्ष ये भारत का राष्ट्रवाद है वो अपनी चुनौती पेश करे। इसके लिए हमें सोच समझ कर रणनीति पर काम करेगा, और सोच समझ की रणनीति के तहत हमें मुसलमानों को इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विभाजन है उसको हमेशा स्थायी बनाए रखना होगा, और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे ये लगे कि भारत के जनमानस को कि ब्रिटिश हुकूमत है उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी मंशा वही है कि भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है वो मजबूती स्थायित्वपन के साथ है, वो लंबे समय तक बना रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि तो ब्रिटिश हुकूमत की जो प्रतिक्रिया मैंने बात की, ब्रिटिश हुकूमत एक तरफ तो इस तरह की बातें कर रही थी, दूसरी तरफ उसने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, नरम दल को साधने का प्रयास भी किया, और 1906 से इन सारी चीजों पर मिंटो और मॉर्ले के स्तर पर काम होना शुरू हो गया। तो इसे मैं कह रहा हूं कि प्रतिसंतुलन की नीति, कि उन्होंने एक संतुलन साधने का प्रयास किया, और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी गतिविधियां पैदा हो गई थी उन क्रांतिकारी गतिविधियों को दमित करने के लिए कई कानून भी सख्ती से के साथ कुचला, क्योंकि बस कांग्रेस के नरमपंथी धड़े को अपने विश्वास में लेना था, और गर्मपंथी और क्रांतिकारियों की विचारधारा काफी हद तक एक समान स्तर पे थी, और उस समय कांग्रेस की जैसी स्थिति हो गई थी, नरमपंथी किसी भी प्रकार की गर्मपंथियों की चाहे वो उचित रणनीति हो उसका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसी का फायदा ब्रिटिश हुकूमत ने उठाया, और 1907 के सेडिशन प्रिवेंशन ऑफ मीटिंग एक्ट, 1908 के न्यूज़पेपर एक्ट, 1908 ही के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत के सभी जैसे कि गर्मपंथी नेताओं को कई प्रकार की यातनाएं दी गई, उनका दमन किया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों को सख्ती से कुचला गया। तो ब्रिटिश हुकूमत ने भी इसके प्रति रेस्पॉन्ड किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत दो तरीके से काम कर रही थी, एक सख्ती के साथ और दूसरा एक संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रही थी। संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया का मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिश हुकूमत की मंशा है वो भारतीयों के प्रति सकारात्मक हो गई थी, सकारात्मक कुछ नहीं, सिर्फ वो चीजों को ढकने का प्रयास था। जो भारतीयों में जो असंतोष और क्षोभ का वातावरण पैदा हो गया था उसको इस तरह से साथ दिया जाए कि हम भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्थायित्व में भी कोई कमी नहीं आने दे, और भारतीयों को भी भ्रम में डाल करके वो सारी चीजें हम लागू कर सके। अब हम बात कर लेते हैं कि 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आया उसके मुख्य प्रावधान या बिंदु क्या थे। 1909 ईस्वी के अधिनियम पर 1906-07 ईस्वी से काम होना प्रारंभ कर दिया जाता है, और उसमें मुस्लिम लीग का एक समय एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो शिमला में भारत के जो वायसराय है लॉर्ड मिंटो से भी मिलता है और मॉर्ले से भी मिलता है, और काफ़ी कुछ है वो यहाँ इस समय कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो से जब वो प्रतिनिधि मंडल मिलता है मुस्लिम लीग का, तो वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने यही मांग रखता है कि साहब हम लोगों के ऐतिहासिक महत्व के आधार पर हमारे साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, उसी के अनुपात पर उसी के आधार पर हमें जो भी विधानमंडलों के स्वरूप में संगठन में या आप कार्यकारिणी में जो भी परिवर्तन करें उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप हमारी संख्या को मत देखिए, हमारी क्वांटिटी को मत देखिए, हमारे जैसे कि एक ऐतिहासिक महत्व है उसके आधार पर हमारा पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। और ब्रिटिश शासन की जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि सारा कुछ जो प्लान है वो भारतीयों को कोई वास्तविक प्रक्रिया में शामिल करने का नहीं था, वास्तविक तौर पर कोई संवैधानिक सुधार है वो देने में नहीं था। तो 1909 ईस्वी के अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो 1909 ईस्वी का अधिनियम और कुछ भी नहीं था। 1892 का जो भारतीय इंडियन काउंसिल एक्ट है उसी में एक तरह से संशोधनात्मक अधिनियम के रूप में उसको हमें देखना चाहिए, और उसी में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, क्योंकि परिवर्तन और करना ऐसा आवश्यक है उस समय हो गया था। और
तो 1909 ईस्वी के अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषदों में के संगठन में परिवर्तन किया गया और विधान परिषदों को कुछ राइट है उस तरह के प्रदान किए गए। विधान परिषदों के संगठन में जो परिवर्तन किए गए वो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का थोड़ा बहुत विस्तार किया गया। थोड़ा बहुत विस्तार का मतलब उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है वो आपने इंक्रीज कर दी। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई और इसी प्रकार प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में 30 से 50 के बीच की वृद्धि कर दी गई। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि केंद्रीय विधान परिषदों में या प्रांतीय विधान परिषदों में दो प्रकार के सदस्य होते थे। अतिरिक्त सदस्य की जो संख्या में वृद्धि की गई, जिसकी मैंने कहा कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 थी और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में जो सदस्य थे वो मिलाकर के 9 थे। तो टोटल मिलाकर के अगर हम संख्या देखें तो वो 69 हो जाती है। लेकिन जो अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या 60 की गई और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में 30 से 50 की वृद्धि की गई। तो जो अतिरिक्त सदस्य थे वो भी दो प्रकार के बटे हुए थे, तो सरकारी और गैर सरकारी। केंद्र में इन्होंने ओवरऑल ये रखा कि केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा और प्रांतों में दिखाने के लिए गैर सरकारी बहुमत है वो रखा गया। यहाँ पर आपके लिए बात जानना जरूरी है कि केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत इसलिए रखा क्योंकि वो पूरे एक भारत के संदर्भ में पूरे मैटर्स को देखता था और ब्रिटिश हुकूमत कोई ये नहीं चाहती थी कि किसी कानून का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करके उस कानून को लागू किया जाए। तो विधान परिषदों के संगठन में परिवर्तन की हम बात कर रहे थे। विधान परिषदों के संगठन में परिवर्तन किया गया और दो प्रकार के सदस्य होते थे, एक सरकारी और एक गैर सरकारी। केंद्र में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया और प्रांतों में ब्रिटिश शासन ने जानबूझ करके गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के जो प्रांतों में जो प्रशासन के प्रमुख थे, गवर्नर और जो केंद्र में थे वायसराय, उनको ये वीटो पावर था कि अगर विधान परिषदों में किसी कानून को कोई अटकाया भी जाता है तो उसको वो वीटो करके उसको लागू कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं कि केंद्र में जो कुल 69 स्थान थे उसमें से 37 तो है वो सरकारी सदस्य होते थे और 32 है वो गैर सरकारी। 32 में से 5 है वो नामजद सदस्य थे। अगर मैं 27 के वितरण की बात करूं तो 13 वो सदस्य थे जो प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा केंद्रीय परिषदों के लिए चुने जाने वाले सदस्य थे। तो 27 सदस्यों का जो वितरण है वो 13 सदस्य है वो प्रांतीय परिषदों से चुनने वाले थे, 6 सदस्य है वो जमींदारों के माध्यम से चुने जाने वाले थे और 5 सदस्य है वो मुस्लिम लीग की मांगों के अनुसार 5 मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन की बात है वो थी। और एक है वो बंगाल और पंजाब के ब्रिटिश भूपतियों या जमींदारों में से आने थे और 2 सदस्य है वो बंगाल और बंबई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के रूप में उनका आवंटन है वो किया गया। विधान परिषदों को जो अधिकार प्रदान किए गए कि वैधानिक कार्यों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पारित करने की, लेकिन वो प्रस्ताव भी संस्तुति के रूप में हो सकते थे। अगर आपने कोई प्रस्ताव पारित किया तो आपका ये राइट नहीं बनता कि ब्रिटिश हुकूमत है या उस तरह का कानून है वो लागू होगा। केवल आपकी एक कंसेंट के रूप में, केवल एक आपकी संस्तुतियों के रूप में कोई प्रस्ताव है वो सार्वजनिक हित के विषयों पर पास कर सकते थे। बजट पर भी संस्तुतियां प्रस्तुत करने का और मतदान करने का अधिकार मिला, लेकिन बजट के बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो गवर्नर जनरल और गवर्नरों की अनुमति से बगैर वोटिंग के सीधा है वो पेश कर दिया जाता था। अब प्रश्न पूछने के अधिकार को भी थोड़ा सा विस्तृत किया गया, लेकिन और वो सदस्य है वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, जबकि 1892 के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। थोड़ी बहुत विधान परिषद को कुछ राइट भी दिए गए और विधान परिषद के सत्ता और संगठन में परिवर्तन किए गए, लेकिन इन सब के बावजूद एक और चीज है वो की गई, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान है वो मुसलमानों के लिए किया गया। पृथक निर्वाचक मंडल का हम इसलिए इस समय समझ सकते हैं कि मुसलमान प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वोटिंग डालने वाले, वोट करने वाले सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट होंगे। और जो ये 1892 के अधिनियम में जो है प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव की प्रणाली को अपनाया गया, वो चुनाव की प्रणाली भी बड़ी अस्पष्ट थी। अगर मैं इसे जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में मानो कि जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद के लिए प्रांतों से कोई सदस्य है वो चुन करके आना है, तो सबसे पहले जो कुछ वोटर्स हैं जो, और वोटर्स का निर्धारण भी कैसे किया गया, आय के आधार पर, कर देने के आधार पर, और कुछ आय और कर को आधार बना करके उन्होंने वोटर्स की सूची बनाई। और वो वोटर्स क्या है कि सबसे पहले स्थानीय मंडलों का चुनाव करते थे और ये स्थानीय मंडल के सदस्य है जब जा करके वो अपने प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे और प्रांतीय परिषदों के सदस्य मिलकर के केंद्रीय प्रांतीय परिषद के लिए सदस्य है वो भेजते थे। तो ये वोटिंग का कोई बहुत बड़ा अनुपात नहीं रखा गया और वोटिंग को केवल आय के आधार पर और टैक्सेशन के आधार पर आपने सीमित कर दिया।
और ये जो चुनाव की जो व्यवस्था है दिखाने के लिए चुनाव की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी एक ठीक है कि आपने पहली बार चुनाव की दिशा में आप बढ़ रहे हैं, भले ही वो मताधिकार है वो सीमित हो। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान कि मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं और मुसलमानी वोटिंग हो सकते हैं। यहाँ पर मुसलमानों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज इस बात के संदर्भ में दिया गया कि जो मुस्लिम जो कैंडिडेट थे, मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े होते थे, मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े होते थे, उन मुसलमानों को सिर्फ वोटिंग करने का अधिकार उनके था। और इसके अलावा मुस्लिम कैंडिडेट है वो सुरक्षित स्थानों पर से भी खड़े हो सकते थे, तो मुसलमानों को एक्स्ट्रा है वो अधिकार दिया गया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये संस्थाएं वो केवल सलाहकार वाली संस्थाएं बनी रही, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें ब्रिटिश शासन पर, हुकूमत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। और बहुत सारा जो कोई भी अगर विधेयक या कोई भी संस्तुति रखी जाए, बजट पर वोटिंग कर दी, और अगर विधान परिषदों में वो बजट का प्रस्ताव पर विपरीत वोटिंग हो गई तो भी गवर्नर जनरल और जैसे कि वायस जो गवर्नर है प्रांतों के, उनको ये अधिकार था कि वो एक निषेध अधिकार के माध्यम से, वीटो के माध्यम से, उनको जो असीमित अधिकार दिए गए थे उसके माध्यम से उनको वो पास करवा सकते थे। लेकिन फिर भी थोड़ी दिशा में प्रयास किया गया, लेकिन भारतीयों की मांगों के अनुरूप नहीं था। भारतीयों की मांगों के अनुरूप जो एक और चेंज ये किया गया कि भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, एक तो केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम। और पहली बार 1909 ईस्वी का अधिनियम था जिसमें गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं से भारतीयों की भले ही थोड़ी सी भी हो लेकिन एंट्री हुई, और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में किसी भारतीय का शामिल होना इस बात का संकेत था कि जो ब्रिटिश हुकूमत ये कहती आई थी कि भारतीय लोग को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, अब भारतीय लोग भी उच्च पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं और उन्होंने वो भी उच्च पदों पर कार्य अच्छे से संभाल सकते हैं। ये उस दिशा में एक प्रयास था। और आगे हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों की स्वशासन संबंधी मांग को इसमें कोई तवज्जो नहीं दी और ये कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाचित सदस्यों का भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए, निर्वाचन की व्यवस्था का आकार है बड़ा विस्तारित होना चाहिए, विधान परिषदों को बहुत सारे अधिकार दिए जाने चाहिए। ऐसी बातों से ब्रिटिश हुकूमत का कोई वास्ता नहीं था और उस दिशा में प्रयास करते हुए 1909 ईस्वी के अधिनियम है वो दिखे भी नहीं। और 1909 ईस्वी के अधिनियम का जो उद्देश्य था, मोर्ले मिंटो सुधारों का जो उद्देश्य था वो ये था कि एक तरह से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक हुकूमत को स्थिरता के प्रति कोई जैसे कि किसी भी प्रकार की चुनौती है वो पेश नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातों को लेकर के 1909 ईस्वी का अधिनियम है वो लाया गया। अब हम बात करें कि भारतीयों की प्रतिक्रिया, तो भारतीय लोग इससे संतुष्ट होने वाले नहीं थे, लेकिन नरमपंथियों ने फिर भी इन 1909 ईस्वी के सुधार अधिनियमों के प्रति थोड़ी बहुत है वो सकारात्मकता दिखाई। लेकिन गर्मपंथी धड़े के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय राष्ट्रवाद में फूट डालने का प्रयास है, इसमें मुस्लिम लीग को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया और भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का बीजारोपण है वो कर दिया। और बाद में महात्मा गांधी ने भी तो कहा था कि 1909 ईस्वी के अधिनियमों ने हमारा पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। गांधी जी का ये बात कहना एक बहुत बड़े व्यापक एक दीर्घजीवी सोच है उसको प्रतिबिंबित करता है। अगर मैं इस अधिनियम का मूल्यांकन करूं तो धर्म का राजनीति में प्रवेश हो गया। धर्म का राजनीति में प्रवेश मोर्ले ने कहा भी था, उनका उद्देश्य ये था कि उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को काउंटर करना था और भारतीय राष्ट्रवाद में फूट डालनी थी। तो धर्म का राजनीति में प्रवेश अर्थात मुसलमानों को धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया और ये धर्म का राजनीति में प्रवेश, क्योंकि मोरलो की मंशा से भी ये लग जाता है जब मोरलो लॉर्ड मिंटो को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि 1909 ईस्वी के अधिनियम में जो हम पृथक निर्वाचक मंडल का मुसलमानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम एक जहरीले जो सांप है वो उसके ड्रैगन टीथ है वो बोए जा रहे हैं और इसकी फसल है बाद में बड़ी घातक होगी और इसका परिणाम है भारतीयों को भुगतना पड़ेगा। और जिसका हम देखते हैं कि बाद में 1947 में भारत के विभाजन की एक प्रकार से एक वैधानिक शुरुआत है वो 1909 ईस्वी के अधिनियम से दिखाई देती है। अस्पष्ट चुनाव प्रणाली थी और इसमें स्पष्ट चुनाव प्रणाली की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। जो लोग वोट डालते थे वो चुनाव प्रणाली है वो काफ़ी छन छन करके आती थी, सीमित लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो किया जाता था। इसमें सीमित मताधिकार था, ये भी इसका एक लैक्यूना था और आय को आधार बनाना ये भी वो बातें थी जिनके आधार पर 1909 ईस्वी का अधिनियम है भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया। और आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप कैसे आएगा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की खुद की कोई मंशा नहीं थी, वो सिर्फ स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही थी, वो सिर्फ भारतीय राष्ट्रवाद को जैसे कि काउंटर करने का प्रयास कर रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो सेपरेट बनाए रखना चाहती थी, मुस्लिम लीग को
प्रोत्साहन देकर के वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश रखना चाहती थी ब्रिटिश हुकूमत के। जैसा कि लॉर्ड मॉर्ले ने भी तो कहा था कि अगर भारत के लोगों को ये लगता है कि 1909 ईस्वी के अधिनियम से स्वशासन की दिशा में या उत्तरदायी संस्थाओं की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ा जा रहा है, तो लॉर्ड बिल्लो ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसे सुधारों से मेरा कोई वास्ता नहीं है और भारतीय ऐसे किसी बहकावे में नहीं आए, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार का स्वशासन या उत्तरदायी शासन की स्थापना की और कोई एक कदम आगे बढ़ेगा, ऐसे सुधारों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो हम ब्रिटिश प्रशासन की तो मंशा को समझ ही सकते हैं, लेकिन भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके लिए बड़ा जैसे कि एक तरह से विभाजनकारी विघटनकारी साबित होता है 1909 ईस्वी का अधिनियम, क्योंकि इसने भारतीय राष्ट्रवाद के दोनों खेमे के बीच की दूरी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, मुस्लिम लीग को एक्स्ट्रा प्रोत्साहन दिया। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मुस्लिम लीग जैसा ब्रिटिश प्रशासन एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुस्लिम लीग उनकी हर गतिविधियों का समर्थन करेगी, 1911 ईस्वी के बाद जब मुस्लिम लीग पर युवा राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभुत्व हो जाता है, तो वो जो ब्रिटिश प्रशासन की कुछ सी चालों से वो पूरी तरह से परिचित हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये हिंदू और मुसलमानों के झगड़े करवा करके भारतीय लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करना चाहती है, भारत पर लंबे समय तक ब्रिटिश हुकूमत को बनाए रखना चाहती है। और बाद में कुछ मुस्लिम लीग के युवा राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य को समझा और उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रवाद की मांग को प्रमुखता से उठाया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, भारतीयों के स्वशासन की मांग को प्रबलता से उठाया। तो जो थोड़े समय के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1909 के अधिनियम को जिस मंशा के साथ लागू किया था वो पूरी होती हुई प्रतीत नहीं हुई, और बाद में बाल गंगाधर तिलक है और होम जैसे कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूलिंग मूवमेंट चलाया जाता है, और बाद में 20 अगस्त 1917 को नए भारत के जो सचिव बने E.S. मोंटेग्यू, उसको एक घोषणा करनी पड़ती है कि भारत में स्वशासन की उत्तरदायी एवं क्रमिक संस्थाओं का विकास करना ब्रिटिश प्रशासन का भारत में लक्ष्य है। तो इस अधिनियम के मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो कुछ सकारात्मक बातें भी हुई, कुछ नकारात्मक बातें भी हुई, जिन्हें हम आगामी आने वाले व्याख्यानों में और भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब इस टॉपिक से संबंधित अगर मैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात करूं तो 1909 ईस्वी के अधिनियम की यही बात है कि भाई मुसलमानों के लिए कितनी सीटें हैं वो आरक्षित की गई, 5 सीटें हैं वो आरक्षित की गई, और इसके अलावा प्रांतीय परिषदों से 13 सदस्य चुने जाने थे। टोटल केंद्रीय परिषद में कितने सदस्यों की संख्या हो गई, और जो वोटिंग का जो पैटर्न अपनाया गया उसमें किसको आधार बनाया गया, क्या वो सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार था या नहीं था, और ये किसका स्टेटमेंट है कि हम ड्रैगन टीथ बोल रहे हैं जिसकी फसल बड़ी घातक होगी, तो मॉर्ले का स्टेटमेंट है। गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को किस प्रकार से साधने का प्रयास है वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किया गया, इनसे संबंधित बहुत सारे संकल्पनात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। किस तरह से कौन सा वो भारतीय सदस्य था जिसको वायसराय के कार्यकारिणी में प्रथम स्थान मिला, और पहली बार 1907 ईस्वी में भारत सचिव की भी परिषद में 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इससे संबंधित संकल्पनात्मक और अवधारणात्मक प्रश्न है इस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी लगता है कि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई और भी कुछ जानना है, समझना है, तो आप सीधा मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद।